देखो पिछली क्लास जो है उसमें फेफड़ों की क्षमताएं और फेफड़ों के आयतन चल रहे थे अपने। तो आयतन कंप्लीट हो चुके थे और क्षमता जो थी उसकी कैपेसिटी जो 3 कैपेसिटी अपनी हो गई थी, 2 और बच गई, जिसमें एक तो कौन सी है इसमें, एक है उच्छ्वसित क्षमता, उच्छ्वसित क्षमता इसको कहा जाता है ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब बाहर कौन कौन सी वायु निकालेंगे, जो एक तो नॉर्मल अवस्था में वायु जो अंदर जाती है और बाहर आती है, जिसको क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। एक तो ज्वारीय आयतन बाहर निकालेंगे, एक बलपूर्वक उच्च शोषण के बाद में क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, जिसको क्या कहेंगे, ईआरबी। अरे कहेंगे नहीं कहेंगे तो ईसी जो क्या है, उच्च शोषित क्षमता क्या हो जाएगी कि सामान्य अवस्था में बाहर निकाली गई वायु तथा बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु का जो आयतन है, कुल आयतन, वही क्या कहलाएगा, उच्छ्वसित क्षमता कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा ये, सामान्य अवस्था में फेफड़ों से निकाली गई वायु का आयतन, जिसको क्या कहेंगे, ज्वारीय आयतन है। तथा बलपूर्वक फेफड़ों से निकाली गई वायु का आयतन, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। वायु का आयतन के योग को क्या कहेंगे, उच्छ्वसित क्षमता कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहने का मतलब क्या है कि कुल जो वायु अपन फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, फेफड़ों के अंदर कौन कौन सी, जो एक तो अपन नॉर्मल अवस्था में जिसको टिंडल वॉल्यूम कहा जाएगा, ज्वारीय आयतन, दूसरा जो अपन जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, तो ये दोनों का योग जो है यही क्या कहलाएगा, ईसी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी प्लस आर ईआरबी, क्या हो जाएगा, ईआर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बताओ देखा टीबी का मान कितना है, 500 ml, और ईआरबी का मान कितना है, 1100 से 1200 ml है या नहीं है। तो इन दोनों का योग जो है, तो बताओ रेंज कितनी हो जाएगी, ये रेंज आ जाएगी लगभग 1600 ml से लेकर कितने, 1700 ml हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों का आयतन अगर अपन मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाएगा, उच्च श्वसित क्षमता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उच्च श्वसित क्षमता। अर्थात ये जो है ये तो क्या है, सामान्य अवस्था में बाहर निकाली जाने वाली वायु या असामान्य अवस्था में अंदर ली जाने वाली वायु का आयतन क्या कहलाता है, टीबी। ईआरबी क्या कहलाएगा कि जबरदस्ती अपन जो है श्वसन फेफड़ों से बाहर निकालते हैं वायु, उसी के आयतन को क्या कहा जाता है, ईआरबी कहा जाता है, जिसका मान कितना होता है, 1100 से लेकर 1200 ml के आसपास होता है। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 1600 ml या 1700 ml जो है वो क्या आ जाएगा, इसका कुल मान आ जाएगा, किसका, उच्च श्वसित क्षमता। अर्थात इतनी वायु अपन फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। अगर अपन दूसरी बात करते हैं
जो एक और है जिसमें क्या आ जाएगा, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्या आ जाएगी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। तो ये क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जो है एफआरसी जिसको कहा जाता है, तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये सामान्य उच्च श्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बचती है, इसमें उच्च श्वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या हो जाएगी कि जैसे अपन सामान्य श्वसन कर रहे हैं तो फेफड़ों के अंदर जैसे अपन ने सामान्य श्वसन के द्वारा जो वायु बाहर निकाली, जो वायु का आयतन जो बाहर निकलता अर्थात जो टीबी जो है टिंडल वॉल्यूम जो है वो अपन ने बाहर निकाल दी। अब बताओ कौन कौन सी वायु अंदर रह जाएगी। एक तो जो अपन जबरदस्ती बाहर निकालते हैं वो रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, और एक कौन सी जो परमानेंट अंदर रहती है जिसको रिजर्व है वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो एफआरसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, देखो एफआरसी बराबर, अब बताओ जबरदस्ती कौन सी बाहर निकाल रहे हैं अपन, ईआरबी, यही तो बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ईआरबी प्लस परमानेंट कौन सी रहती है, आरबी रहती है, नहीं रहती, रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको कहा जाता है। तो इन दोनों का मान को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। क्लियर। तो ये अपनी 4 या 5 क्षमताएं थी फेफड़ों की जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें जो अपन ने कल जो हुई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 अपन ने मैंने जो बची हुई थी वो बता दी, जिसमें उच्च श्वसित क्षमता है। उच्च श्वसित क्षमता किसे कहा जाता है कि जो कुल वॉल्यूम जो है, जो कुल आयतन जो है जो फेफड़ों से हम बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो जो सामान्य अवस्था में श्वसन, जो सामान्य अवस्था में अपन श्वसन करते हैं उस दौरान जो वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन वो। दूसरा एक अपन क्या कर सकते हैं कि फेफड़ों से जबरदस्ती बाहर निकालते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। दोनों के मान को ही क्या कहेंगे, उच्च श्वसित क्षमता कहेंगे। क्लियर। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसे कहेंगे, क्रियाशील का मतलब क्या हुआ कि जो ज्वारीय आयतन है, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अगर फेफड़ों से जो वायु का आयतन बाहर निकलता है उस वायु के आयतन के अलावा, तो वायु के आयतन के अलावा जो सामान्य श्वसन अपन कर रहे हैं उसके आयतन के अलावा कौन कौन से रह जाएंगे, एक तो ईआरबी रह जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस आरबी रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों फेफड़ों में उपस्थित रहेंगे और उसे ही क्या कहेंगे, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहा जाता। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कृत्रिम श्वसन। अब कृत्रिम श्वसन कौन सी कंडीशन में दिया जाएगा, जब व्यक्ति मर जाएगा, जब नहीं, उस कंडीशन में दिया जाता है कि जब व्यक्ति का हार्ट जो है वो हार्ट तो काम कर रहा होता है परंतु फेफड़े जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में कृत्रिम श्वसन व्यक्ति को दिया जाता है। अब वो कई कंडीशन हो सकती हैं जिसमें जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या और भी कई कारण होती है, व्यक्ति पानी में डूब जाता है, उस कारण पानी फेफड़ों में भर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन जो है कब दिया जाता है, जब व्यक्ति का हृदय जो है वो तो काम कर रहा होता है परंतु फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, उस अवस्था में क्या दिया जाता है, व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो ये कब दिया जाएगा, जब व्यक्ति का हृदय हार्ट जो है तो काम कर रहा होता है परंतु फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था में या स्थिति में
व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन में मतलब क्या होगा कि व्यक्ति के फेफड़े काम करना बंद कर दिए, व्यक्ति का हार्ट काम कर रहा है, उस कंडीशन में अगर फेफड़ों को उसी अवस्था में उसी एक स्पेसिफिक टाइम में अगर चालू कर दिए जाए तो हम व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। अब कृत्रिम श्वसन में क्या किया जाएगा, नाम ही है कृत्रिम, मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति को वायु क्या कराई जाती है, प्रवेश कराई जाती है। जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाता है उस कंडीशन में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में दूसरे व्यक्ति के द्वारा, पहले व्यक्ति जिसके फेफड़े बंद है उसके मुख के द्वारा दूसरे व्यक्ति के मुख से क्या दी जाती है, वायु को अंदर प्रवेश कराया जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। अब कृत्रिम श्वसन में क्या किया जाता है, सबसे पहले व्यक्ति को लिटाया जाता है, लिटाने के बाद में जो एक हाथ जो है वो तो कहाँ लगाया जाता है, सिर के पीछे की तरफ, और सिर को इस तरीके से वो किया जाता है कि थोड़ा सा खिंच के रहे। खिंचने से क्या रहेगा, जो अपनी टंग जो है, तो जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है टंग के कारण क्या होता है कि मार्ग जो है, श्वसन मार्ग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि टंग कहाँ खिंच जाएगी, पीछे की। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अगर अपन खोपड़ी को पीछे लटका दिया जाता है थोड़ा सा, तो जीभ क्या हो जाती है, पीछे की तरफ से हट जाती है। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा हाथ जो व्यक्ति का रहेगा वो कहाँ रहेगा, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर भी इस तरीके से रहेगा कि उस व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए क्या किया जाएगा, नाक को बंद किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वायु अंदर प्रवेश कराई जाएगी, अगर नाक को बंद नहीं किया तो वायु कहाँ आ जाएगी, नाक से होकर बाहर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो उस व्यक्ति को जब क्या किया जाता है कि जब श्वसन दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन, तो मुख जो है, पहले व्यक्ति के मुख को दूसरे व्यक्ति के मुख पर इस तरीके से रखा जाता है कि बिल्कुल गैप नहीं रहे, अर्थात पूर्णतः दोनों के मुख आपस में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब क्या किया जाता है, जब वायु अंदर प्रवेश कराई जाती है तो जिसको कृत्रिम श्वसन दे रहे हैं उस व्यक्ति की नाक को क्या कर लिया जाता है, यहाँ से बंद। नाक बंद करने के बाद में एयर क्या कराई जाती है, प्रवेश कराई जाती है। जैसे एयर प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराने के बाद में फिर नाक को छोड़ा जाता है, फिर एयर प्रवेश कराई जाती है। तो ये क्रिया लगभग 10-12 बार पर मिनट की जाती है, और उसके बाद में देखा जाता है कि श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे वायु अंदर प्रवेश कराई जाती है, फिर छोड़ा जाता है, वायु अंदर प्रवेश कराई जाती है, जैसे अपन श्वसन की प्रक्रिया होगी। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है, पहले वायु अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, बाहर आती है, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। और इस क्रिया को व्यक्ति में क्या हो गई, बंद। अब क्या किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा यही क्रिया, अब व्यक्ति जिसको कृत्रिम श्वसन दे रहे हैं उसमें तो श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ है ही नहीं, तो क्या किया जाता है, वायु अंदर प्रवेश कराई जाती है। जैसे ही वायु अंदर प्रवेश कराई जाएगी तो फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे, नहीं फूलेंगे। अब फेफड़े फूलने के साथ जैसे ही वायु को छोड़ा जाता है, मुख को, नाक को छोड़ा जाता है, नाक छोड़ने के साथ ही वायु क्या करेगी, अंदर जो है वो बाहर आएगी, नहीं आएगी, फिर वायु को अंदर प्रवेश कराया जाता है। इस तरीके से बार बार ये क्रिया करने पर व्यक्ति के फेफड़े क्या हो जाते हैं, काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और व्यक्ति बाद में स्वयं ही श्वसन क्रिया करने लग जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। क्लियर। तो कृत्रिम श्वसन में क्या किया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा या स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, किसको, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा जिसके फेफड़े बंद हो गए हैं, द्वारा जिस व्यक्ति के फेफड़े काम करना बंद कर दिए हों, उस व्यक्ति के मुख द्वारा वायु को अंदर प्रवेश
कराई जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। तो क्या करेंगे? कृत्रिम श्वसन में स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा जो जिसके फेफड़े काम करना बंद कर दिए हैं उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? श्वसन की प्रक्रिया दी जाती है, अर्थात वायु को क्या कराया जाता है? अंदर प्रवेश कराया जाता है। जिसपे सबसे पहले क्या करेंगे? व्यक्ति को लिटाया जाता है। लिटाने के पश्चात स्वस्थ व्यक्ति का एक हाथ जो है वो कहाँ रहेगा? जो पीड़ित व्यक्ति जो है उसकी गर्दन के पीछे की तरफ रहेगा, और दूसरा हाथ कहाँ रहेगा? सिर के ऊपर रहेगा। सिर के ऊपर पीछे के हाथ का क्या रोल रहा है कि उसको क्या किया जाता है? गर्दन को सपोर्ट दिया जाता है। और गर्दन को सपोर्ट इस तरीके से देते हैं कि गर्दन थोड़ी क्या रहे? खिंची हुई रहे। खिंची हुई रहने से क्या रहेगा? जो उसकी टंग जो है, जीभ जो है पीछे से हट जाएगी, अर्थात श्वसन मार्ग जो है वो, अर्थात जो मुख बंद है वो मुख क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब क्या किया जाता है? दोबारा उस स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा पीड़ित व्यक्ति जो है उसके मुख को, उस व्यक्ति का मुख इस तरीके से बंद करते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहे, दोनों के मुख के बीच में। जैसे ही वायु को अंदर प्रवेश कराया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति जो है, जिसके फेफड़े काम करना बंद कर दिए हैं या जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जा रहा है, उसकी नाक को क्या कर लिया जाता है? यहाँ से बंद कर लिया जाता है और वायु को क्या किया जाता है? अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो ये क्रिया लगभग लगभग 1 मिनट में 10 से 12 बार कराया जाता है। और वायु अंदर जब प्रवेश जो कराई जाती है वो टिंडल वॉल्यूम से ज़्यादा होगी, अर्थात जब अपन जो सामान्य अवस्था में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वायु अंदर जाती है उससे ज़्यादा मात्रा में अंदर वायु प्रवेश कराई जाती है, जिससे फेफड़े अधिक मात्रा में फूलते हैं। और जब छोड़ा जाता है तो जिसके कारण दाब अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा? वायु बाहर आने की कोशिश करेगी, जिसके कारण श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? लगातार चालू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हो सकती है। अगर श्वसन प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अगर श्वसन प्रक्रिया चालू नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ समय पश्चात उसके हृदय भी काम करना बंद कर देंगे। क्लियर? तो ये था कृत्रिम श्वसन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन करेंगे, जो इस पार्ट की जो डिजीज जो है उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।